4 यानी कल के दिन एमसेक्स लिमिटेड में क्या पॉसिबिलिटी है, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके साथ में एक बड़ी प्यारी सी खबर और रिपोर्ट आज मार्केट में घूम रही है आरबीआई को लेकर के। क्या किया है आरबीआई ने, बहुत से अलग अलग रिपोर्ट्स हैं और काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी आपको इसके ऊपर अब देखने को मिल रही है कि भैया आरबीआई ने क्या किया होगा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पर बनाई जा रही है। बहुत कुछ है आज के दिन मार्केट में समझने को और जानने को भी। एक वीडियो मार्केट का मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आज ही अपलोड किया, प्लीज उसको जाकर के जरूर देखना। इस वीडियो में एमसेक्स में कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी है, साथ में क्या रिपोर्ट आई है, उसको देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी रिपोर्ट पे और उसके बाद हम एमसेक्स लिमिटेड के चार्ट पर आएंगे। ऑलराइट, सो आरबीआई ने बताया जा रहा है कि $12 बिलियन ऑफ गोल्ड सेल कर दिया है मई के महीने में। मई के महीने तक आरबीआई ने 12 बिलियन ऑफ गोल्ड सेल कर दिया है। किस लिए? रुपीस को वापस से एस्केलेट करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए। ऑल्दो बाद में गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है और डिनाई कर देती है इन सभी क्लेम्स को कि आरबीआई ने ऐसा नहीं किया है। ऑल्दो आपको अब जगह जगह पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्रीज या फिर अलग अलग स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे कि भैया ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। बट क्या होता है जब भी आरबीआई गोल्ड बेचता है? आपको एक चीज मालूम है कि आरबीआई सबसे बड़ा फिजिकल गोल्ड जो है अपने पास रखता है देश के अंदर, ठीक है? किस लिए? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए मार्केट में। लेकिन आरबीआई गोल्ड बेचेगा क्यों? जब आपका रुपी जो है, हमारा जो रुपी है, जब स्ट्रेंथ कम हो जाती है इन कंपैरिजन विद डॉलर, या फिर मार्केट में, या फिर आप कहो कि इकोनॉमी में कुछ इश्यूज यहां पर हैं जिनको कि सही तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा सकता है अभी के सिचुएशन में। यहाँ पर ग्लोबल अनसर्टेनिटी ऐसी बन गई है कि भैया क्रूड ऑयल को हमको रखने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तब क्या करता है आरबीआई? थोड़ा सा गोल्ड बेचने के लिए जाता है, ठीक है? जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी कि रुपी गिर रहा है, तो आरबीआई गोल्ड बेचता है ताकि रुपी को स्टेबलाइज किया जाए। अब अगर आरबीआई ने गोल्ड बेचा है तो भैया रुपी स्टेबलाइज कहां हुआ? अभी भी डॉलर लगातार बढ़ा ही है। और ये रिपोर्ट बता रही है कि अप्रैल में, उसके पहले के 2 महीने फरवरी मार्च, आरबीआई ने इन पूरे टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड बेचा है। जबकि अगर गोल्ड बेचा होता जो कि रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए अल्टीमेटली किया जाता, तो रुपी तो फिर भी स्टेबलाइज नहीं हुआ। तो क्या यहां पर गोल्ड बेचा? आई बिलीव कि ऐसा अगर होता तो आपके गोल्ड के रेट भी गिर जाते। और अगर आप गोल्ड के प्राइसेस देखोगे जाकर के, तो आप लोग को नजर आएगा कि गोल्ड के प्राइसेस ना ही ज्यादा गिरे हैं और ना ही ज्यादा बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में गोल्ड के रेट एकदम स्टेबलाइज है, ना ही कोई बड़ी गिरावट या ना ही कोई बड़ी तेजी गोल्ड के प्राइसेस में आई है। तो दो चीजें आती हैं गोल्ड बेचने से। जब आरबीआई बेचता है, आपका रुपी एस्केलेट होता है ऊपर की तरफ, स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ मिलती है। आपका गोल्ड का प्राइसेस गिरता है, लोग गोल्ड खरीदने की तरफ जाते हैं। क्रूड ऑयल को अपने पास रिजर्व करने के लिए देश को गोल्ड बेचा जाता है। लेकिन इन तीनों में से कुछ हुआ नहीं है यहाँ पर। तो आई बिलीव कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो डिनाई किया है ये सही है। बाकी देखते हैं आगे यहाँ पर क्या क्या चीजें कंक्लूजन निकल करके आते हैं। ऑलराइट, ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में ना इस समय इतनी वॉलेटिलिटी है कि कुछ भी चीज आपके मार्केट को बुरी तरह से क्रैश करवा सकती है। तो हर पॉइंट के बारे में सही तरीके से मालूम होना जरूरी है। ऑलराइट, क्योंकि भाई इस समय मार्केट ट्रेडर पर्सपेक्टिव ज्यादा हो रखा है। जैसा अगर आप आज के दिन एमसेक्स लिमिटेड को देखोगे, 2878 पर प्रीवियस आपकी क्लोजिंग आई थी। आज भाई पूरा सेशन इसी प्राइस के आसपास एमसेक्स लिमिटेड घूमता रहा है। जबकि मार्केट भैया गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद में दिन के आखिर में मार्केट रिकवर भी किया, उसके बाद भी एमसेक्स लिमिटेड में कोई रिकवरी नहीं बनी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है एमसेक्स में? तो अभी आएंगे इसके चार्ट पर। 30.5 पर एमएफआई है, 36.8 पर आपका आरएसआई है। और हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती ना, वो होती है इसका टेक्निकल वॉल्यूम डिलीवरी। जब भी हम बीटीएससी या इंट्राडे की पोजीशन समझ रहे होते हैं, अभी हम कल की चीजें डिस्कस करेंगे, कल की क्या पॉसिबिलिटी है। तो भैया आज के सेशन में हमारे पास 40% की डिलीवरी आई है। अभी जो डिलीवरी 40% की है, ये रेगुलर बेसिस पर वीक है, क्योंकि कल 48 थी, उसके पहले 43%। मतलब रेगुलर बेसिस पर आपकी जो डिलीवरीज की स्ट्रेंथ है ना, वो एमसेक्स लिमिटेड में काफी कम हो रखी है। वीकली बेसिस पर भी डिलीवरी काफी स्टेगनेंट है, मतलब वहां पर भी काफी वीक ही आप कहोगे यहाँ पे, ठीक है? तो डिलीवरीज का परफॉर्मेंस अभी इतना अच्छा नहीं मिल रहा, मात्र 40% की डिलीवरी है। और आपको पता है हमें डिलीवरी बड़े ब्रेकआउट्स के लिए वीकली, मंथली और रेगुलर बेसिस पर ज्यादा चाहिए होती है, जो कि अभी यहां पर नजर नहीं आ रही है। तो अब आते हैं इसके चार्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां पर यही लेवल्स हमारे अभी भी काम कर रहे हैं, 2780, ठीक है?
और ये था आपका 2900 और 2950। ठीक है, यही लेवल्स थे जो हम पिछले 4-5 वीडियो में डिस्कस कर रखे थे हम लोगों ने। अब आज के दिन की कैंडल क्या है, ऑल दो अगर आप ये वाली कैंडल भी देखोगे ना, ये कैंडल बाहर को ही इंडिकेट कर रही है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, जब भी आपके पास इस तरह से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जैसी पोजीशन बन रही होती है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपको गैप अप ओपनिंग चाहिए होती है और बॉडी बननी जरूरी है। बॉडी ना बने ओपनिंग के अंदर, टेल उठ जाए, दैट मींस कि भैया सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आज की कैंडल में नीचे की टेल आपको लंबी दिख रही है, जो कि आपको डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पर दिखाएगी कि भैया दिन के आखिर में थोड़ी बहुत बाहर यहां पर बने हैं। लेकिन क्या ये कैंडल हमको इंडिकेट करती है बड़े ब्रेकआउट के लिए कल के सेशन में, ये समझना जरूरी है। भैया 1 आवर टाइम फ्रेम पर आओ एक बार। मेरे पास एक और चार्ट होगा शायद से, नहीं, मैंने एक और चार्ट वैसे लेना था बट मिस हो गया यहाँ पर, क्योंकि उस वाले चार्ट पर ना मेरे पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है एमसीएक्स लिमिटेड का, जहां पर दो कैंडल के अंदर क्लोजिंग आई आज दिन के आखिर में। ये प्राइस है लगभग 2850 के आसपास। ठीक है, ये छोटी सी ट्रेंड यहां पर चल रही है 2850 पे। ये एक रिजेक्शन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। थोड़ा सा पीछे जा अगर मैं चार्ट लेता तो यहाँ पे आपको नजर आता। तो 2850 भैया, ये मेरा आज दिन के 3 आवर कैंडल्स के अंदर, 1 आवर कैंडल्स के अंदर मेरा एक रिजेक्शन रहा है 2850। अब एक चीज ध्यान से देखना, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं यहाँ पे ताकि और क्लैरिटी मिले। ठीक है, ये कैंडल तीनों की तीनों आपको क्या इंडिकेट कर रही है, बार को इंडिकेट कर रही है, नीचे की टेल लंबी है। ठीक है, अगर हमको कल के सेशन में ब्रेकआउट चाहिए होता ना, तो इस कैंडल की बॉडी और ऊपर की तरफ उठती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट मींस कि आज के दिन सेलर ज्यादा एक्टिव हुए दिन के आखिर के 1 आवर के अंदर भी। बस यही एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, क्योंकि इसने आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो अल्टीमेटली कल के सेशन में जब भी आपके पास इस तरह की कैंडल होती है, आपको नेक्स्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन है ना, ऊपर की तरफ बॉडी बनना जरूरी है। यानी कि कल के सेशन के लिए 2860 आज तो 2850 पर रिजेक्शन दे रहा था 3 कैंडल्स के अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो कल के लिए 2860 यहां पर मेरी कैंडल की बॉडी ओपनिंग के अंदर बनना जरूरी है, जहां पे ये बॉडी पूरा कवर करेगी 2860 को, तभी मैं कल के सेशन में ब्रेकआउट की तरफ देख सकता हूं, जहां पे 2900 मेरा एक रिजेक्शन टारगेट बन सकता है कल के सेशन में। लेकिन उसके लिए 2860 ये मेरा ब्रेकआउट और सस्टेन होना जरूरी है ओपनिंग आवर्स के अंदर। बनता है तभी मैं यहां पर अप ट्रेंड के लिए जाऊंगा। एक पॉइंट और यहां पर नोट करना, ये आपकी रेड लाइन जो आप यहां पे देख रहे हो ना, ये वाली, ये रेड लाइन, ये 7 EMA की है। ये रेड लाइन जो है ये 7 EMA की है। ये रेड लाइन भी जो 7 EMA पर है 2850 2860 और ज्यादा जो है कंक्रीट करती है इन दो ट्रेंड्स को आपका 7 EMA 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यानी दो चीजें मेरे पास कंक्रीट यहां पर बनती है। ट्रेड करने के लिए भैया कंक्रीट एविडेंसेस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं है तो भैया छोड़ दो, मत ही करो, सीधी बात है। नहीं मिल रहे कंक्रीट एविडेंसेस, छोड़ दो। लोग इसी वजह से नुकसान खाते हैं, क्योंकि भैया कंक्रीट एविडेंसेस नहीं लेते हैं। तो 2850 2860 7 EMA के अकॉर्डिंग, 3 लास्ट 1 आवर कैंडल्स के अकॉर्डिंग दो चीजें मेरे पास यहां पर बन रही हैं कि भैया मुझे अगर ब्रेकआउट चाहिए तो ये दो ट्रेंड के ऊपर मेरी बॉडी सस्टेन करनी जरूरी है कल के आवरली टाइम फ्रेम के अंदर शुरुआत के। क्योंकि 7 EMA पे बार बार रिजेक्शन दे करके ड्रॉप कर रहा है एमसेक्स लिमिटेड, बार बार यहां पर 7 EMA पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। इसीलिए 2860 जहां पर जिसके आसपास मेरा 7 EMA आ रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पर, यह सस्टेन करना जरूरी है। नहीं कर पाता, टेल उठ गई अगर मान लो ऊपर की तरफ ओपनिंग के अंदर ही, दैट मींस कि भैया मैं यहां पर कल के दिन फॉल ही कर रहा हूं, मेरा अप ट्रेंड फिर मुश्किल है। होप ये पॉइंट आपको यहां पर समझ में आया होगा। 2780 ये मेरा नीचे का बेस है। ये ट्रेंड आपका बन जाता है कल के सेशंस के लिए। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने, कुछ सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। और कुछ चीजें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ इलेबोरेट या कंक्लूजन ले लेते हैं। ट्रेड्स के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, आपके वॉल्यूम्स, डिलीवरीज क्या चल रहे हैं रेगुलर, वीकली, मंथली बेसिस के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। टेक्निकलिटीज भी हम देखते हैं, बट जब आप चार्ट्स के ऊपर बेस लाइन ड्रॉ करते हो या आपके 21 या 7 EMA या 200 EMA ड्रॉ करते हो, तब वहां पर टेक्निकल्स जैसे कि आपके RSI MFI है, उनका इतना इंपॉर्टेंस थोड़ा कम रह जाता है। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, 7 EMA का रिजेक्शन बन रहा है, तो टेक्निकल तो न्यूट्रल है। ठीक है, अल्टीमेटली डिलीवरीज हमारे पास कम है, 7 EMA पर रिजेक्शन दे रहा है, तो हमारे पास एविडेंसेस काफी ज्यादा है कि भैया हमको क्या चीज चाहिए ब्रेकआउट के लिए।
जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी है। मिलता अगले वीडियो में।